आत्मा उसका काम नहीं है बोलना चलना, वो अद्वैत है। अद्वैत किसी से कुछ बोलना भी चाहे तो उसकी परेशानी ये होती है कि किसी दूसरे से बोल नहीं पाओगे क्योंकि दूसरा है नहीं। आत्मा को तो कह दिया असंग है, अतुल्य है। अतुल्य माने उसके सामने कोई नहीं बैठ सकता, बराबरी कोई, ठीक है ना, ना उसके कुछ आगे ना पीछे ना। तो आत्मा काहे किसी से बात करे, कैसे करे? आत्मा भी बात नहीं कर सकती, प्रकृति भी बात नहीं कर सकती क्योंकि प्रकृति क्या है? जड़ है। जड़ है, पत्थर है, पत्थर कैसे बात करेगा? तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि प्रकृति हमको खींचती है जब वो बात कर नहीं सकती? जब प्रकृति के पास अपनी कोई चेतना नहीं है तो प्रकृति के पास कर्तव्य तो कहां से आ गया? हमने कहा प्रकृति खींचती है। यहाँ आमतौर पर ऐसे बोलते हैं ना, बाहर माया है और माया खींच लेती है। कंचन कामिनी तुम्हें फरेब में बांध के अपनी ओर खींच लेते हैं, ऐसे हम कहते हैं। पर प्रकृति क्या है? वो तो जड़ है। जो जड़ है उसके पास अपनी कोई सत्ता, कोई एजेंसी है ही नहीं। वो अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो आपको कैसे खींचेगा? अभी समझेंगे, अभी समझेंगे, मजेदार बात है। इसी तरह आत्मा तो साक्षी दृष्टा है। आत्मा को कुछ लेना ही देना नहीं, कोई गिर रहा हो, मर रहा हो, जी रहा हो, उठ रहा हो, ब्रह्मांडों पे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, आत्मा को कोई फर्क पड़ता है? कभी सुना कि ब्रह्मांड में दुख बहुत व्याप्त था तो आत्मा रो उठी? ये सब आम आदमी की भाषा में कह देते हैं, मेरी आत्मा रो रही है, आत्मा पुलकित है। उपनिषद में, वेदांत में जहां पर सच्ची बात होती है वहां आत्मा इन सब चीजों से सदैव स्पर्शित रहती है। आत्मा वो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा भी कुछ बोलने नहीं आ रही। प्रकृति इसलिए नहीं बोलेगी कि जड़ है, आत्मा इसलिए नहीं बोलेगी कि पूर्ण चैतन्य है वहां पर। तो फिर ये अहम के ऊपर तरह तरह के प्रभाव कैसे पड़ जाते हैं? हम कैसे कह देते हैं आत्मा के प्रेम में पड़ गया या आत्मा बुला रही है? ये सब बातें संतों ने भी कही, कैसे कह देते हैं? अब समझो बहुत अच्छे से। तो ये अहम है, ठीक है। जो दोनों सिरे हैं, ये दोनों सिरे हैं, ये समझ में आ रहा है ना? इसको मैं एक स्केल एक्सेस की तरह यूज कर रहा हूं। इसको ये सबको दिख रही है, ठीक। ये जो दो सिरे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। उन दोनों ही सिरों पर बस मौन है। एक जगह जड़ता का मौन है, एक जगह पूर्णता का मौन है। वहां से कोई बात नहीं उठती। इन दोनों ही सिरों पर ऐसे समझ लो कि चेतना भी नहीं है। वहां चेतना इसलिए नहीं क्योंकि पूर्ण जड़ता है, यहाँ चेतना इसलिए नहीं क्योंकि पूर्ण चेतना है। जब पूर्ण चेतना हो जाती है तो उसमें कोई दूसरा नहीं बचता। हम आमतौर पर जब कहते हैं चेतना तो आशय दो से होता है ना। हम कहते हैं कोई चैतन्य है तो चैतन्य इसलिए क्योंकि किसी दूसरे को देख सकता है, किसी दूसरे से बात कर सकता है। ये तो कहते हैं कॉन्शियस है। जिसके मन में दूसरे का ख्याल आए उसको हम कहते हैं कॉन्शियस है, ठीक। ये तो इन दोनों ही सिरों पर एकदम बस शून्यता है, खालीपन, मौन। ये जो अहम है बीच में, इसके दो टुकड़े हैं। और हमने कहा जो जिसको पसंद करता है, जो जिसकी ओर झुकता है, वो उधर ही जाकर के बस जाता है। तो अहम ही कुछ इधर को बसा होता है और कुछ इधर को बसा होता है। यही होती है हमारी आंतरिक संघर्ष की स्थिति। जैसे हम कहते थे तीन है तो इसको हम एक आकार देते थे, ठीक है, थोड़ी लंबाई दे देते थे। अभी जो लंबाई है इसको लिटा दीजिए, यहाँ लेटा हुआ है हम, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है लंबा लंबा खड़ा हुआ व्यक्ति है ये, अभी लेट गया, यहाँ लेटा हुआ है। ये जो लेटा हुआ है इसका जो सिर है वो आत्मा के निकट है क्योंकि वो आत्मा से प्रेम में है। और इसी के मान लीजिए जो दूसरा सिरा है उसको पांव कह दीजिए जो भी, वो प्रकृति की तरफ है क्योंकि वो प्रकृति के मोह में है। जो जिसके पास होता है वैसा ही हो जाता है। ये सब सूत्र इनको पकड़ के चलिए। जो जिसके पास होता है वो वैसा ही हो जाता है, ठीक है। अहम का वो सिरा जो आत्मा के पास है वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? सब बोलिए। और समझ में नहीं आ रहा तो रोकते चलिए, सिर्फ गाने से लाभ नहीं होगा। अहम का जो सिरा आत्मा के पास है वो कैसा हो जाएगा?
आत्मा जैसा, और अहम का ही एक सिरा प्रकृति की तरफ हो, कैसा हो जाएगा? तो अहम के अंदर ही दोनों आ गए। माने उधर वाला भी नहीं बोलेगा, जो वो सिरा है आखिरी वो भी कुछ नहीं बोलने वाला, और जो ये सिरा है आखिरी भी कुछ नहीं बोलने वाला। अपनी अपनी जगह रहकर दोनों कुछ नहीं बोलने वाले, दोनों कूदकर घुस आएंगे किसके अंदर? ये अच्छे समझिए, नहीं तो पहली पंक्ति स्पष्ट नहीं होगी। समझ में आ रही बात? आत्मा जहां होगी होगी, वो अहम में मौजूद है। अहम का जो सिरा आत्मा से प्यार करता है, वो अहम में होते हुए भी आत्मा का प्रतिनिधि बन जाता है। जैसे अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, पर अमेरिकन एम्बेसी तो यही है। तो आत्मा बहुत दूर है, पर वो अहम में ही अपना बनाकर रखती है। क्या? प्रतिनिधि बैठा के रखती है, कहते हैं राजदूत। अहम के भीतर ही आत्मा का एम्बेसी मौजूद है। यही बात प्रकृति पर भी लागू होती है। वो स्वयं जड़ होगी, लेकिन अहम के पास कम से कम आधी अधूरी चेतना तो है, तो वो भी अहम में मौजूद है, दूसरे सिरे पर। ठीक है, अब ये पूरी तरह तो आत्मा में है नहीं, तो आत्मा का प्रतिनिधि मौजूद है हमें, आत्मा स्वयं नहीं मौजूद है। आत्मा की एक गूंज सी मौजूद है अहम में। आत्मा पूरी की पूरी नहीं मौजूद है अहम में। इसी तरीके से अहम कितना भी प्रकृति से आसक्त हो जाए, वो पूरा प्रकृतिस्थ कभी नहीं हो सकता। प्रकृति का वो बड़ा तगड़ा प्रतिनिधि बन सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि मैं तो जड़ ही हो गया, मैं तो चट्टान ही हो गया। ये नहीं हो सकता। तो अब जब दोनों इसके ही भीतर मौजूद हैं, तो व्यवहारिक तौर से ये जो दो सिरे हैं उधर के, आत्मा और प्रकृति, हम इनको भुला सकते हैं, इनकी उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तो अपनी अपनी जगह बैठे हैं और दूर बैठे हैं। और दूर बैठ करके उन्होंने अपने प्रतिनिधि अहम के भीतर ही नियुक्त कर दिए हैं। अहम का ही एक हिस्सा है जो आत्मा जैसा हो गया है, और अहम का ही एक हिस्सा है जो प्रकृति जैसा हो गया है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? अहम एक नहीं है। अहम को हमने बताया कि खंडित है, और उसके खंड बहुत होते हैं, पर हमने उन सब खंडों को दो में समेट लिया है अभी। कह रहे एक खंड है जो प्रकृति की तरफ झुकता है, वो प्रकृति जैसा हो गया, और एक खंड है जो झुकता है आत्मा की तरफ, वो आत्मा जैसा हो गया। जैसे एक चीज के दो टुकड़े हो गए और उन दोनों टुकड़ों की अलग अलग निष्ठाएं हो। जैसे नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम कर दिया गया था ना, वियतनाम युद्ध याद है? वियतनाम के दो हिस्से, या जैसे अभी ले लीजिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो कोरिया के दो हिस्से हो गए, और दोनों हिस्से अलग अलग दिशा में झुके हुए हैं। साउथ कोरिया किसकी दिशा में झुका है? वो कैपिटलिस्ट है, वो अमेरिका की दिशा में झुका हुआ है। उसके अमेरिका और जापान से तमाम तरह के संबंध हैं, ट्रीटीज हैं। और नॉर्थ कोरिया किसकी ओर झुका हुआ है? वो चीन और रूस से समर्थन पाता है। एक ही है जिसके दो हिस्से हैं और दोनों विपरीत हो गए हैं। या जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए थे, तो एक हिस्सा दे दिया गया था सोवियत संघ को कि ये तुम्हारे प्रभुत्व में रहेगा, और एक हिस्सा जो पश्चिम वाला था वो यूरोप और अमेरिका के प्रभुत्व में रहता था। ठीक है, और है एक ही, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। और मजेदार बात ये कि दोनों हिस्से, अरे इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? भारत पाकिस्तान, एक के दो हिस्से कर दिए गए और दोनों अलग अलग दिशाओं में झुक रहे हैं।
एक के ही दो हिस्से और दोनों अलग अलग दिशाओं में झुके हुए हैं। तो अगर 71 के युद्ध की बात करें तो भारत झुका हुआ था सोवियत संघ की ओर और पाकिस्तान प्रश्रय पा रहा था अमेरिका से। तो ये ऐसी सी चीज है, अहम के भीतर ही दोनों मौजूद हैं, अहम के भीतर ही दोनों मौजूद हैं। अहम बीच से टूटा हुआ है, इसलिए तो दुखी रहता है भीतर उसके, इसीलिए तो एक आंतरिक ग्रह युद्ध सा चलता रहता है। अहम के भीतर ही दोनों मौजूद हैं, आत्मा भी और प्रकृति भी पूरी तरह नहीं मौजूद है, पर वैसे ही मौजूद है जैसे हम कहते हैं कि एक देश में दूसरे देश का प्रतिनिधि मौजूद होता है, राजदूत मौजूद होता है। तो ये दो हिस्से हैं, इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, उसको हम बोल देंगे अहम आत्मा, और इधर वाला हिस्से को क्या बोल देंगे, अहम प्रकृति। अहम का ही एक हिस्सा है जिसको बोला जा सकता है अहम आत्मा। अब ये मान लीजिए कि आत्मा आपके अंदर ही आ गई है, बस एक तुलनात्मक तरीके से, ठीक है। एक हिस्सा हो गया अहम आत्मा और एक हिस्सा हो गया अहम, और अब ये दोनों हिस्से अलग अलग निष्ठाएं रखते हैं। एक हिस्सा बोलता है किससे प्यार है, दूसरा हिस्सा बोलता है किससे प्यार है। तो इन दोनों हिस्सों में आपस में क्या चलेगा, तो अहम कुरुक्षेत्र बनता है जिस पर सत्य और माया का संघर्ष होता है। ऐसा बहुत होता था जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर उस जमाने में। अमेरिका और सोवियत संघ कभी आमने सामने लड़े नहीं, ठीक है। ये जो कोल्ड वॉर ये चला तकरीबन 45-50 साल, लेकिन उसमें ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि दोनों आमने सामने लड़ गए हों। पर इनकी लड़ाइयां खूब हुई थी। बताओ कहां हुई थी, तीसरे मुल्कों में होती थी। ईरान में हुई, ईरान में लड़ाई हुई है, तो वो लड़ाई वास्तव में ईरान इराक की नहीं है। जो ईरान इराक युद्ध चला था बहुत लंबा चला, बहुत सालों तक। वो वास्तव में अमेरिका और रूस की लड़ाई थी, जो ईरान के अंदर और ईरान और इराक के बीच में लड़ी जा रही थी। वियतनाम हमने नाम लिया। ये दोनों आत्मा और प्रकृति या सत्य और माया बोल दो, ये दोनों कभी खुद आमने सामने आके नहीं लड़ते, ये प्रॉक्सी बैटल्स करवाते हैं। और वो कहां पर होता है सारा, अहम के अंदर होता है। वो सारा खेल कहां चलता है, अहम के अंदर चलता है। तो अहम वो जगह बन जाता है जहां एक हिस्सा है आत्मा को संकल्पित और दूसरा हिस्सा है प्रकृति द्वारा समर्थित, और ये दोनों भिड़े रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हिस्सा आत्मा वाला है, आत्मा के प्रेम वाला है, वो प्रकाशित हिस्सा होता है। थोड़ा समझदार भी होगा क्योंकि वो है ही आत्मा की ओर झुका हुआ। और जो हिस्सा प्रकृति की ओर झुका हुआ है वो कैसा होगा, उसमें अज्ञान होगा, मोह होगा, तमाम तरह की तृष्णाएं होंगी। अब प्रश्न, ये सारी हम बस थ्योरी उड़ा रहे हैं, लफाजी, या ये दो हिस्से आप अपने भीतर महसूस करते हो? करते हैं। भीतर ही जैसे दो टुकड़े हों, एक है जो आत्मा की ओर भागता है और दूसरा प्रकृति की याद दिलाता रहता है। ये होता है। उपनिषदों का बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है कि मन से मन को आलोकित करो। ऋषि से पूछा गया कैसे करे, गुरु मिलता नहीं, शास्त्र बहुत बार समझ में आते नहीं, तो कैसे करें? बोले मन से ही मन को आलोकित करो। बोले तुम्हारे भीतर कोई मौजूद है जो तुम्हारे ही अंधेरे को हटा सकता है। आप समझ में आ रहा है?
जब कहा जा रहा है तुम्हारे भीतर कोई मौजूद है जो तुम्हारे अंधेरे को हटा सकता है, तो उससे क्या आशय है? कौन है तुम्हारे भीतर मौजूद तुम्हारे अंधेरे को हटाएगा? आत्मा वाला हिस्सा, अहम आत्मा। और जिसमें अंधेरा है वो कौन है? अहम प्रकृति। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे ही अहम में एक हिस्सा मौजूद है जो आत्मा से थोड़ी नजदीकी रखता है। उससे बात करो, उससे पूछो, वो बताएगा, वही आलोक देगा। और अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो अब आपको समझ में आएगा कि जब बुद्ध ने कहा कि अपने दीप स्वयं बनो, तो उनसे आशय क्या था? अब तो दीपो भाव सुनते हैं ना, मतलब समझ में आया? अहम का ही एक हिस्सा है जो सच के ज्यादा नजदीक है, उसकी बात सुनो। हो सकता है वो तुम्हें पूरा सच न बता पाए, प्रतिनिधि ही है, वास्तविक तो नहीं है। पूरा भले न बता पाए, लेकिन फिर भी तुम्हारी अभी जो हालत है उससे बेहतर कुछ बता देगा। तुम अभी जहां खड़े हो उसकी अपेक्षा तुम्हें ज्यादा प्रकाश के निकट ला देगा। उसकी सुनो। आ रही बात समझ में? और जो उसकी नहीं सुन सकता वो आत्मा की नहीं सुन पाएगा। बोलो क्यों? अगर आप अपने भीतर जो आत्मा का प्रेमी बैठा है उसकी नहीं सुन सकते, तो मैं कह रहा हूं आप आत्मा की भी कभी नहीं सुन पाओगे। बताइए क्यों? हाँ, आत्मा तो मूक है, वो बेचारी के मुंह ही नहीं है। वो कैसे बोले? तो वो बोलती है तो किसके माध्यम से बोलती है? हाँ, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बोलती है। कोई बोले आत्मा की आवाज सुन रहा हूं, आत्मा कोई आवाज ही नहीं बेचारी। कुछ में आ रही बात? बहुत ऊंची बात बोलती है, बहुत ज्यादा ये मुक्तिदायी बात है। वो जो आपसे बाहर का है ना, या आपसे दूर का है, वो आपसे जो कुछ भी बोल दे वो आपके काम तभी आएगा जब उसका प्रतिनिधि आप अपने भीतर बैठा लें। आत्मा भी अहम के तभी काम आती है जब आत्मा अहम के भीतर बैठ जाती है, भले ही थोड़े रूप में, छाया जैसी बनके, प्रतीक जैसी बनके, छवि बनके, कुछ बनके, सूत्र बनके, सिद्धांत बनके, कुछ बनके, जब वो अहम में बैठ जाती है तभी अहम के काम आती है, नहीं तो आत्मा किसी के काम नहीं आएगी। समझने वालों ने आत्मा को एक बड़े रोचक शब्द से विभूषित किया, बोलते हैं अनुपयोगी, यूजलेस। अरूप है, अखंड और अनुपयोगी भी, कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। पूर्ण का कोई प्रयोग नहीं हो सकता। बताओ क्यों? प्रयोग कौन करेगा? आपको कहीं जाना होता है, आपको मान लीजिए कहीं जाना है, आपको यहां से नोएडा जाना है, आप नक्शा मांगते हैं। कोई नक्शे की जगह आपको पूरा नोएडा ही उठा के दे दे और सड़क के साथ ले ये सड़कें हैं, बोले नक्शा छोटी चीज है और नक्शे में तो त्रुटियां रह जाती हैं, तो हम समूची सड़क दे देंगे तो कुछ काम करेगा? आत्मा इसी तरह अनुपयोगी, वो पूर्ण है इसलिए अनुपयोगी है। उपयोगी कौन है? आत्मा से आपका प्रेम उपयोगी है, आत्मा उपयोगी नहीं है। तो आप अपने लिए उपयोगिता स्वयं निर्धारित करोगे आत्मा से प्रेम करके। जो उससे प्रेम करता है आत्मा उसके उपयोग की हो जाती है। जो उससे प्रेम करता है आत्मा उसके उपयोग की हो जाती है। और वो उपयोग भी आप अपने भीतर आत्मा को बैठाकर कर पाते हैं। आत्मा बहुत बड़ी है, आपके भीतर तो नहीं बैठेगी, तो आपके भीतर सदा क्या बैठेगा? बस जैसे सूरज है तो सूरज का प्रकाश आपने थोड़ा ले लिया, वो पूर्ण प्रकाश तो नहीं है, पर जितना है आपके काम आ रहा है। आप अभी यहाँ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, यहाँ पर ये छोटे छोटे जो प्रकाश स्रोत हैं, इनका पूरा प्रकाश आपको मिल रहा है क्या? पूरा मिल रहा है? पूरा तो नहीं मिल रहा, लेकिन इतने में भी काम चल गया, इतने में भी काम चल गया।
आपको लेना पड़ेगा। आपको ही समझना पड़ेगा कि आपका एक हिस्सा है जो उसके प्रेम में है, और आपका एक हिस्सा है जो बहुत मुट्ठियां भींच करके, अड़ करके सच्चाई का विरोध करता है। समझ देख मनमीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे। कौन किसको समझा रहा है यहाँ पर? अहम ही अहम को समझा रहा है, अहम ही अहम को समझा रहा है। बोला देख मेरे प्यारे, तू भाई है मेरा, मीत है, प्यारा है मुझे तू। हम दोनों एक ही शरीर है। मैं उस शरीर का सिर हो सकता हूं, तू उस शरीर के पांव हो सकता है, पर है तो हम एक ही है ना हम दोनों।